दोस्तों नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मौर्योत्तर काल लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल से तात्पर्य उस काल से है जब भारतीयों व विदेशियों ने एक साथ शासन किया, यानी भारतीय और विदेशी एक साथ शासन किया। गुप्तों से पहले होने के कारण प्राक गुप्त काल भी इसे कहा जाता है। यानी यह काल जो था यह गुप्तों से पहले था, इसीलिए इसे प्राक गुप्त काल के नाम से भी जानते हैं। इस काल को भारतीय इतिहास का अंधकारमय युग भी कहा जाता है। ठीक है। विदेशी आक्रमण। तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराकर अफगानिस्तान तक अधिकार कर लिया था, परंतु परवर्ती मौर्य शासकों ने के निर्बल शासन काल का लाभ उठाकर पश्चिमोत्तर भाग से पुनः विदेशियों ने आक्रमण किया, जिसमें क्रमशः हिंद, यमन, शक, पहलव और कुषाण प्रमुख थे। तो हिंद यमन को देखते हैं। हिंद यमन यानी इंडो ग्रीक। इंडो मीन्स हिंद, ग्रीक मीन्स यमन। तो हिंद यमन शासकों के अंतर्गत दो शासक डेमेट्रियस वंश एक था, एक यूक्रेटाइडस वंश। जो डेमेट्रियस वंश था उसकी राजधानी सियालकोट यानी साकल, जो आधुनिक पंजाब में पड़ता है। और दूसरा जो वंश है यूक्रेटाइडस, इसकी राजधानी जो थी यह तक्षशिला यानी अब पाकिस्तान में है। तो एक एक वंश देखते हैं। पहला है डेमेट्रियस वंश। तो इस वंश का संस्थापक डेमेट्रियस था। हिंद यमन बैक्ट्रिया के निवासी थे, यानी जो हिंद यमन थे वह बैक्ट्रिया के निवासी थे, जो दक्षिणी अफगानिस्तान के आक्सस नदी के दक्षिणी भाग में पड़ता है। यानी जो बैक्ट्रिया है यह अफगानिस्तान के आक्सस नदी के दक्षिण भाग में है। डेमेट्रियस ने सियालकोट या साकल को अपनी राजधानी बनाया, इसे राजा की उपाधि धारण की तथा खरोष्ठी व यूनानी लिपि में सिक्के चलाए। मिनांडर। तो यह इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। पेरिप्लस ऑफ द सी में उल्लिखित है कि उसके स्वर्ण सिक्के भड़ौच के बाजार में खूब मिलते थे या चलते थे। इसका एक अभिलेख कौशाम्बी के पास रे से प्राप्त हुआ है। मिनांडर का बौद्ध विद्वान नागसेन से वार्तालाप पाल भाषा में लिखित पुस्तक मिलिंद पन्हो यानी मिनांडर के प्रश्न में संकलित है। नागसेन से ही प्रभावित होकर मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। भारत में सर्वप्रथम निश्चित वजन, आकार, राजा की आकृति वाला, राजा का नाम वाला तथा तिथि वाला स्वर्ण सिक्का चलाने का श्रेय मिनांडर को ही जाता है। इनके स्वर्ण सिक्कों को स्टेटर और चांदी के सिक्कों को द्रव्य कहा गया है। यानी जो मिनांडर थे इनके स्वर्ण सिक्कों को स्टेटर और चांदी के सिक्के को द्रव्य नाम से जाना जाता है। अगला जो वंश है वह है यूक्रेटाइडस वंश। तो इस वंश का संस्थापक यूक्रेटाइडस था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसके अंतर्गत आते हैं शासक जैसे एंटियाल कीट्स,
इसने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में अपना राजदूत हेलियोडोरस को भेजा, जिसमें विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ बनवाया, यानी हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ जो कि विदिशा में पड़ता है उसका निर्माण करवाया और उस पर वासुदेव का नाम अंकित करवाया तथा स्वयं को भागवत कहा। तो जो एंटियालकीड्स था यह स्वयं को भागवत कहा और वासुदेव का चित्र अंकित करवाया। और एंटियालकीड्स के प्रभाव कौन कौन से हैं? तो नंबर 1, वराहमिहिर ने कहा है कि यद्यपि ये म्लेच्छ थे किंतु ज्योतिष ज्ञान के कारण वंदनीय हैं। नंबर 2, हिंद यूनानी पर्दों के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग करते थे और बाद में यही से पर्दा प्रथा का प्रारंभ माना जाता है। इन्होंने कला की एक नई शैली हेलेनिस्टिक शैली का जन्म दिया। शक सही बाग आक्रमण यानी शक आक्रमण। तो मरुत्तर काल में मध्य एशिया से दूसरा आक्रमण शकों का हुआ। जो दूसरा आक्रमण है यह शकों का हुआ। चीनी ग्रंथों से पता चलता है कि 165 ईसा पूर्व से यूची जाति ने इन्हें वहां खदेड़ दिया था। इन्हें मूलतः दो भागों में उत्तरी क्षत्रप तथा पश्चिमी क्षत्रप में विभाजित किया जाता है। उत्तरी क्षत्रप के अंतर्गत तक्षशिला व मथुरा के शक शामिल हैं तथा दक्षिण पश्चिमी क्षत्रप के अंतर्गत उज्जैन व नासिक शक को शामिल किया गया है। तक्षशिला के शक, तो इसका प्रारंभिक शासक जो था वह माउस था। पश्चिमोत्तर प्रदेश में इसके सिक्के मिलते हैं। इसके बाद एजेज व एलिसेज शासक बने। और नंबर 2, मथुरा के शासक। इसका पहला शासक जो था वह बुल या राजबुल था। इसके बाद सोगस गद्दी पर बैठा। सोडास गद्दी पर बैठा। मथुरा के शक के बारे में यह कहावत है कि ये पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे, जहाँ विक्रमादित्य नामक शासक ने इन्हें पराजित करके 57 ईसा पूर्व में मालव संवत या विक्रम संवत की स्थापना की या चलाया। तो जैन के शक, इसका पहला शासक जो था उसका नाम था चष्टन। रुद्रदामन, इसके बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत संस्कृत भाषा और चंपू शैली का जूनागढ़ अभिलेख है, यानी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के समय यहाँ स्थित इसके राज्यपाल सुविशाख ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इस वंश के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और काठियावाड़ क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए। व्याघ्र यानी बाघ की शैली। नासिक के शक, नासिक के शक स्वयं को क्षहरात क्षत्रप कहते थे। इनका पहला शासक जो था उसका नाम था भूमक। नेपाल, इनका समय 124 से 119 से 124 ईस्वी है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसे मारकर इसके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। महाराष्ट्र के जोगलथंबी से नहपान के कुछ सिक्के मिलते हैं जिस पर गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम मिलता है। अगला जो वंश है पहलव या पार्थियाई वंश। तो इसके संस्थापक जो हैं वह है मिथेट्रेडस और इनका निवास स्थान जो है यह पर्सिया यानी बैक्ट्रिया अफगानिस्तान
में पड़ता है, पश्चिम और कैस्पियन सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। गोंडो फर्नेज। अनुसूचियों में इसे संपूर्ण भारत का राजा कहा गया है। इसके शासनकाल का एक अभिलेख तख्त ए वही जो पेशावर से मिलता है। इसके शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस, जो कि इंग्लैंड का रहने वाला था, वह भारत आया। कुषाण युची आक्रमण, यानी कुषाण आक्रमण, उसको युची भी कहते हैं। और इसके संस्थापक जो हैं कुषाण वंश के, उनका नाम है कुजुल कटफिसेस। यह चीन के युची कबीले से संबंधित था और वहाँ के हिंगनु कबीले से पराजित होकर मध्य एशिया होते हुए भारत आया था और पंजाब राज्य पर आक्रमण करके इसे जीत लिया तथा तांबे के सिक्के जारी किए। इसके सिक्के के एक भाग पर यूनानी शासक हर्मियस का नाम यूनानी लिपि में तथा दूसरी तरफ कुजुल का नाम खरोष्ठी लिपि में अंकित है। इसके कुछ सिक्कों पर धर्मदिदस शब्द अंकन है, जिससे पता चलता है कि यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला जो शासक है इसका नाम है बिम कटफिसेस। तो इसने पंजाब के साथ साथ सिंध पर भी अधिकार कर लिया। इसने तांबे के साथ साथ सोने के सिक्के भी चलाए। इसके सिक्कों पर शिव, त्रिशूल, नंदी का अंकन है, अर्थात यह शैव धर्म का अनुयायी रहा होगा। अगला जो शासक है वह है कनिष्क। तो कुषाण राजाओं में सबसे महान राजा जो था उसका नाम था कनिष्क। इसका राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत का प्रतीक इसी को माना जाता है। इस संवत का महत्व इस कारण है कि भारत सरकार ने इसे अपने शासकीय कार्यों के लिए अपनाया है। कनिष्क ने महाराजाधिराज देवपुत्र शाहनुशाही की उपाधि धारण की। इसने चीन के शासक के सेनापति पान चाओ को हराकर रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया। इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, जिसका अध्यक्ष बसमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष था। अश्वघोष की पुस्तक का नाम बुद्धचरित, सौंदरानंद तथा सतीपुत्र मिलता है। कनिष्क ने पार्स के कहने पर चौथी बौद्ध संगीत बुलाई थी। इसमें बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान दो संप्रदायों में बट गया। महायानियों ने संस्कृत भाषा अपना ली तथा गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया। कनिष्क ने रोमन शासकों की नकल पर सबसे शुद्ध प्रकार के सिक्के चलाए। कनिष्क ने कश्मीर के कनिष्कपुर, तक्षशिला में सिरकप तथा पेशावर में फिरोजपुर नगर व कनिष्क चैत्य का निर्माण करवाया। कनिष्क के दरबार में बसमित्र, अश्वघोष पार्स की तरफ से नागार्जुन जैसे विद्यमान थे। नागार्जुन को शून्यवाद का जनक कहा जाता है। यह प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि शून्यवाद का जनक कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नागार्जुन को शून्यवाद का जनक माना जाता है। और नागार्जुन की एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है माध्यमिक कारिका। चरक को यजुर्वेद का जनक माना जाता है। वेदों में अथर्ववेद का जनक कहा गया है तथा सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा गया है। यानी जो सुश्रुत हैं यह शल्य चिकित्सा यानी चीर फाड़ के जनक थे, और जो चरक थे यह आयुर्वेद के जनक थे, यानी यह जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों को दवा देते थे। कनिष्क कालीन कला। तो कनिष्क समय दो कलाएं प्रसिद्ध थी, जैसे
नंबर 1 गांधार कला और दूसरी मथुरा कला। तो गांधार कला को देखते हैं। गांधार शैली का मुख्य केंद्र गांधार था, इसीलिए इस कला को गांधार कला के नाम से भी जाना जाता है। इसे कला इंडो ग्रीक, इंडो रोमन तथा रोमन बुद्धिस्ट कला भी कहा गया है। यह कला बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें काले स्लेटी पत्थर, चूना पत्थर का प्रयोग हुआ है। इसमें बुद्ध के शरीर पर झीने यानी महीन वस्त्रों का उपयोग हुआ है। यह यूनानी देवता अपोलो की नकल पर प्रतीत होता है। इसमें बुद्ध के सिर पर घुंघराले बाल और पगड़ी है। उसके चेहरों पर बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हैं। साथ ही बुद्ध को जूता पहने हुए दिखाया गया है। इस प्रकार गांधार कला शैली को भारतीय कला की आत्मा कहते हैं, किंतु शरीर यूनानी है। इन मूर्तियों में चारों तरफ से नहीं गढ़ा गया है। इसके पृष्ठभाग को सपाट ही छोड़ दिया गया है, परंतु सामने का शिल्प इतना आकर्षक है कि आगे से देखने पर यह गढ़ा हुआ प्रतीत होता है। बुद्ध के चेहरे के पीछे आभा मंडल निर्मित करने का श्रेय गांधार कला शैली को ही जाता है। गांधार कला शैली के अंतर्गत बमियान यानी जो अफगानिस्तान में पड़ता है, भगवान बुद्ध की आदम कद यानी मूल कद से भी 20 गुना से अधिक ऊंची प्रतिमाओं के निर्माण में बौद्ध कला के रूप में विशाल मूर्तियों का निर्माण सर्वथा नई परंपरा का श्री गणेश हुआ। इसका उद्देश्य बुद्ध को महामानव या आदिमानव के रूप में प्रदर्शित करना रहा होगा और मूर्ति कला में भौतिकता की पुष्टि होती है। इससे बनी मूर्तियां यथार्थवादी, भाव प्रधान तथा सौंदर्य प्रधान मूर्तियां थीं। अगली जो शैली है उसका नाम है मथुरा कला शैली। तो इसका मुख्य बिंदु जो केंद्र बिंदु था वह मथुरा था, इसीलिए इसे मथुरा कला कहा जाता है। यह कला हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों से संबंधित थी और इसमें लाल वलुए पत्थर का प्रयोग हुआ है। ये जो मूर्तियां बनी थी इसमें लाल और वलुए पत्थर का प्रयोग हुआ है। मथुरा कला शैली आदर्शवादी एवं भावना प्रधान है, अर्थात इसमें आध्यात्मिकता की पुष्टि होती है। इसमें भगवान बुद्ध को केश रहित यानी बाल रहित दिखाया गया है तथा चेहरे पर मूछें नहीं दिखाई गई हैं, जो पूर्णतः भारतीय शैली को दर्शाती हैं। इसमें बुद्ध को सुरुचिपूर्ण एवं हल्के सिल्कदार वस्त्र पहने हुए दिखाए गए हैं। बुद्ध की मूर्तियों में विशेष तौर पर प्रायः चेहरे के पीछे आभा मंडल दिखाया गया है। मथुरा कला शैली में निर्मित मूर्तियों के पीछे भाग पर भी गढ़ी गई है। सर्वप्रथम मूर्ति बुद्ध की मूर्तियां मथुरा कला शैली में बनी। अगला जो इस वंश का शासक है इसका नाम है वशिष्ठ। यह कनिष्क के बाद वशिष्ठ गद्दी पर बैठा, जो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अगला जो शासक है इसका नाम है हुबिस्क। हुबिस्क के समय कुषाण सत्ता का केंद्र पेशावर से हटकर मथुरा हो गया। हुबिस्क के सिक्कों पर शिवलिंग, उमा, हरिहर हरिहर यानी शंकर और एक हरि का अर्थ हो गया इस शंकर और दूसरे का हरि का विष्णु, तो चतुर्भुज विष्णु तथा स्कंद यानी कार्तिकेय का नाम मिलता है। अगले जो शासक हैं वह हैं वासुदेव। यह कुषाण वंश का अंतिम शासक था और यह शैव धर्म का अनुयायी था। कुषाण वंश के बारे में जानने के स्रोत यानी कुषाण वंश को कैसे जाना जाता है, इसके कौन कौन से स्रोत हैं। तो कुषाण वंश के प्रारंभिक इतिहास ज्ञान के लिए हमें
मुख्यतः चीनी ग्रंथों पर निर्भर रहना पड़ता है। चीनी ग्रंथों में पानकू की पुस्तक सियन हांसू तथा फान ए की पुस्तक हाउ हांसू उपयोगी है। पानकू पुस्तक से हमें पता चलता है कि यूची जाति का हुण शक पहलव से संघर्ष हुआ तथा यूची जात 5 कबीलों में विभक्त था। फान ए की पुस्तक से पता चलता है कि यूचू कबीलों में कुइशांग यानी कुषाण सबसे शक्तिशाली थे, जिसके कबीलों का सरदार कुजुल कटफिसेस ने अन्य कबीलों को जीतकर एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया। पहला शासक गोंडोफर्नेज के तख्ते वही अभिलेख से तथा कुजुल कटफिसेस व बिम कटफिसेस के सिक्कों से भी हमें कुषाण वंश का प्रारंभिक इतिहास जान पाते हैं। तिब्बती बौद्ध स्रोतों से हमें पता चलता है कि खेतान के राजा विजय कीर्त की सहायता से कनिष्क ने साकेत की विजय तथा कल्पना मांडटिका के चीनी अनुवाद से हमें कनिष्क के पूर्वी तथा उत्तरी विजय का पता चलता है। मथुरा, कौशाम्बी, सारनाथ, सुई विहार से कनिष्क का लेख मिला है तथा मथुरा से हुबिस्क का लेख मिला है और यहाँ से हमें कुषाण वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फाहियान की पुस्तक फो युकी तथा हुएनसांग की पुस्तक सी युकी से हमें कनिष्क के बारे में जानकारी मिलती है। 1915 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में तक्षशिला, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, ने खुदाई से हमें कुषाणकालीन सिक्के व स्मारक मिले हैं। इसी के आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि बिम कटफिसेस के बाद कनिष्क शासक हुआ। बेलग्राम, जो आधुनिक पाकिस्तान में अफगानिस्तान में पड़ता है, से हमें कनिष्क, हुबिस्क व बाहुदेव के सिक्के मिले हैं। इसके आधार पर हम कुषाण वंश को जान सकते हैं। तो इस प्रकार से मौर्योत्तर काल का यह पाठ समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।